वेलकम बैक गुली चारू का शुमा यकीनन आज इंजॉय कन गए में प्रोग्राम चिया के वाजा अब्दुल गफूर खत्री साहब हमा गप्पा शुमे दिमाग कार गए कि एशिया चे पेसर शायद शुमा एशनाफ्तगा नाज़रीन, ये जो हमारा प्रोग्राम अब्दुल गफूर खत्री साहब के साथ है, इंतहाई इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, हम इस मालूमात के जो है वो ख़जाने को आगे बढ़ाते हैं और हम इनसे जो है ना इनकी जहन की तलाशी लेकर ज़रा कुछ मालूमात निकालने की कोशिश करते हैं। आप भी हमारे साथ रहिए, ज़रा देखिए और क्या मालूमात हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा अब्दुल गफूर खत्री साहब, कराची की जब बात हो और उस बात के अंदर कराची के तालीमी इदारों का जिक्र ना हो तो ये मेरे ख्याल में इसमें बात अधूरी रह जाएगी। तो हम बात अधूरी तो बिल्कुल नहीं रखना चाहते। खैर, मुझे लगता है कि आपके साथ एक प्रोग्राम और अभी करना पड़ेगा क्योंकि मालूमात का ख़जाना है आपके पास। तालीमी इदारे पहले देखें जो तालपुरों के दौर में, कलोड़ों के दौर में तालीमी इदारे थे, उन्हें मदरसा कहा जाता था। तो ये एक अरबी लफ्ज़ है, स्कूल को मदरसा कहा जाता है। तो मदरसे उस वक्त भी थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने सिंधी और गुजराती यहाँ मुश्तमिल थी कराची के अंदर, तो उन्होंने सिंधी और गुजराती को भी आगे बढ़ाया, उर्दू को भी आगे, उर्दू भी चल रही थी। सिंधी, गुजराती और उर्दू तो चल ही रही थी। इन तीन ज़बानों के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ी को भी आगे बढ़ाया। अंग्रेज़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्राइमरी सतह पर, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी के लिए उन्हें बड़े तालीमी इदारे तामीर करने पड़े। तो उन्होंने तालीमी इदारों को ख़ुद तामीर नहीं किया, बल्कि जो शहर के मुकामी लोग थे, मुसलमान, हिंदू, पारसी, तो ये तीनों कम्युनिटीज़ के मुखय्यर हज़रात जो थे उनकी तरफ रुजू किया उन्होंने कि भाई ये आपका शहर है, इसको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना आपका फ़र्ज़ है, लिहाजा आप इसमें आगे बढ़ें। तो जैसे हसन अली अफंदी साहब ने सिंध मदरसतुल इस्लाम की बुनियाद रखी सराय रोड पर, बंदर रोड के पीछे एफरे रोड पर। फिर सेठ दयाराम जेठामल थे, डीजे कॉलेज बनाया उन्होंने। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको काटूँगा। तो सिंध की जब तालीमी तारीख़ के मुतल्लिक़ हम मुख्तलिफ़ जो है वो किताबें पढ़ते हैं या मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर महर ग़ुलाम रसूल की जो है ना वो सिंध के में तालीमी इदारों के हवाले से जो किताब है, बड़ी नायाब किताब है, उसमें वो कहते हैं और किसी अंग्रेज़ राइटर का उसके अंदर हवाला देते हैं कि कलोड़ों के दौर में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ सिंध के अंदर जो है वो थीं और एक निश्चित वो उस वक़्त जो तालीमी सिस्टम था, जो टीचर था, लेक्चर बेस्ड सिस्टम था। टीचर लेक्चर दिया करता था और एक अगर कोई टीचर जिसे आप आलिम भी जो है वो कह सकते हैं, वो जब एक निश्चित के अंदर हज़ारों लोग जो है ना वो बैठे होते थे और जो है ना वो उनकी कलमे दुआतें उनके साथ होती थी और वो लेक्चर सुनते थे और पॉइंट नोट करते थे। ये कलोड़ों के दौर की बात मैं कर रहा हूँ और बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि तालपुरों और कलोड़ों के दौर में वहाँ से तो वो शुरू हुआ और सिंध के अंदर बड़ा सिंध ज़रखेज़ जो है वो ज़मीन, इल्मी तौर पे बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। सिंध की तालीमी तारीख़ भी जो है वो बड़ी कमाल है जब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अब फिर ये जो ज़िक्र हो रहा है अभी, जिनका कच्ची साहब जिक्र कर रहे हैं, तो ये खत्री साहब, मैं फिर जो है ना वो उस तरफ चला जाता हूँ कच्ची माजरत के साथ। तो वो ब्रिटिश दौर जो जदीद दौर है, ये जितने भी जो मदारिस या स्कूल्स हैं जिनका ये ज़िक्र अभी करने जा रहे हैं, तो ये उस जदीद दौर की तालीमी इदारे हैं और वो भी बड़े नायाब और कमाल हैं। जी, आपने जो ज़िक्र किया ना जो सिंध की कदीम इल्मी हैसियत का, ये ठट्ठे में बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थीं और ये आपस की चपकलश में कोई बैरूनी हमलावर पुर्तगाली थे, उन्होंने ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ ठट्ठा को ताराज कर दिया, जला दिया, कत्ल को गारतगरी की, तो उसमें सारे इल्म पे ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए। फिर
अंग्रेज़ों के आने के बाद यही सिंध के शहरियों ने, मुखय्यर हज़रात ने इनको इस इल्मी सिलसिले को आगे बढ़ाया। मैंने अर्ज़ किया कि वो हसन अली आफंदी साहब ने सिंध मदरसतुल इस्लाम की बुनियाद रखी। तो ये डीजे कॉलेज दयाराम जेठामल साहब थे, पारसी थे, इन्होंने ये किया। और यानी ये जो डीजे दयाराम जेठामल तो ये डीजे, अभी मुझे आज पता चला, सच्ची बात है कि डीजे जो है ना एब्रिएशन किसका है। और एक बंदर रोड पे एक आगे एनजेवी स्कूल, तो एनजेवी स्कूल जो ये एक इंस्पेक्टर थे नारायण जगन्दास विदिया, बड़ा इन्होंने, इनकी इल्मी तारीख़ है नारायण जगन्दास विदिया, एनजेवी नारायण जगन्द, ये इसका नाम रखा गया। मामा पारसी स्कूल है। तो इल्म के मैदान में भी कराची के वासियों ने बड़ी। अच्छा, ये जब आप जिक्र कर रहे हैं खत्री साहब, इसमें हम देखते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी के जो दानिश्वर थे या लोग थे, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कराची में दरसगाहें तामीर करने में। बल्कि अगर हम फिर थोड़ी सा तारीख की तरफ आपको थोड़ी देर के लिए लेके जाते हैं कि जो कराची को शहरी शक्ल में लाने की जो पहली कोशिश भी है वो भी एक हिंदू की थी, और उनका नाम था सेठ बोजूमल। 1729 में वो सेठ बोजूमल खड़क बंदर थी यहाँ हब नदी के पास। तो उनके वो बड़े वो थे ताजर थे, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम था, वो बादबानी जहाज़ चलते थे। खड़क बंदर में रेत आ गई तो उन्होंने फिर 1729 में, 1729 याद रखना आप, तो यहाँ कराची की जो केमाड़ी की तरफ उन्होंने ये बंदरगाह तलाश करवाई और फिर यहाँ से अपना बहरी बेड़ा फ़ाल किया। तो उनके आने से भी कराची को बड़ी तक़वियत मिली इसकी आबाद होने को, सेठ बोजूमल के आने से। ये जो टाउनशिप उनके वक्त में उस वक्त हाँ वजूद में आया। तो अब हम आते हैं ज़रा सैनमा की तरफ। सैनमा जो है, पहले तो आप ये बताइए, ज़रा सच्ची बताइए कि गाने वाने सुनते हैं, मौसीकी? बिल्कुल, ये रूह की ग़िज़ा है, ये मौसीकी जो है ना, ये रूह की ग़िज़ा है। आपको कौन सा गुलकार ज़्यादा पसंद है? गुलकार देखें, गुलकार तो कई जो जिस कदीम वक्त के, जैसे सैगल है, जैसे मुकेश है, नसीम बेगम है और नूरजहाँ। अच्छा, मुसर्रर नज़ीर, नूरजहाँ, मधुबाला, तीनों में से किसका इंतखाब करेंगे? नूरजहाँ का। इसलिए एज एक्टर में बात कर रहा हूँ। एक्टर, एक्टर अल्लाह ताला ने इनको ब्यूटी बड़ी दी थी और वो अदाकारी भी बड़ी डूब कर करती थी और फिर वो गुलकारा भी थी, तो लाजवाब अदाकारी करती थी। बड़ी इनकी इंतज़ार और कुछ फिल्में मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, वो कोई गाना बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे आप कभी कभी दिल चाहता है मैं तन्हाई में सुनूं? वो शायद नसीम बेगम का गाया हुआ गाना है, तू लाख चली रे गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं छम छम के। आपका ज़ौक़ माशाल्लाह गाने सुनने में भी जो है ना। एक्टर कौन से ज़्यादा, एक्टर मर्द की बात कर रहा हूँ ना। एक तो देखें, दो अदवार जो गुजरे ना, एक तो वो जिसे हम इंडियन फिल्में कहते हैं, और एक वो जो फिर पार्टीशन के बाद, उस वक्त जो दिलीप कुमार की अदाकारी बड़ी लाजवाब अदाकारी थी। वो अल्लाह इनको सेहत दे, वो मेरे ख़्याल से 95 साल, उनकी 94 साल उम्र है अभी, तो अल्लाह उनको सेहत दे। तो बड़ी लाजवाब अदाकार, लीजेंड पर्सन इसके फिल्मी दुनिया के। अच्छा, एक्टिंग की तरफ हम आ गए, अब हम आए ज़रा, ये दिलीप कुमार का आपने जिक्र किया, ये कौन सा जादू था ऐसा मुग़ल आज़म में कि लोग जो है ना अपने घरों को छोड़कर हज़ारों मील जो है ना वो दूर सफ़र करके मुग़ल आज़म देखने जाते थे? क्या मेरी बात कुछ सच है? सच। वो ये मैं आपको बताऊँ ना, तफरीह के ज़राए बड़े महदूद थे और फिल्म जो है ना वो पर्दे पे फिल्म का चलना और फिर स्टोरी बड़ी खूबसूरत हो, अदाकारी लाजवाब हो, तो फिर कोई उसको देखे बगैर रह नहीं सकता। एक ये फिल्म थी, दूसरी आन फिल्म आई थी दिलीप कुमार की। लोग 3 के शो के लिए सुबह से बैठ जाते थे लाइन में, तो उस वक्त ये तफरीह बड़ी इंस्पायर करती थी लोगों को कि
अब तो सिनेमा बीनी ख़त्म होती जा रही है। अभी हम आ रहे थे रास्ते में जो है ना वो आपके घर के रास्ते में एक सिनेमा हमने देखा, उजड़ा और बदहाल। आपके बेटे से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ये बेचारे जो है ना मालिक हजरात के मुंह में एक ऐसी छिपकली आई है जिसे ना वो निगल सकते हैं और ना वो फेंक सकते हैं। मैंने कहा मतलब ये कि आर्डर है कि इसको आप सिनेमा को आप प्लाजा में नहीं तब्दील कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये बड़ा दुख की बात है। अच्छा, सिनेमा और बलोच का भी बड़ा एक रिलेशन है। हाँ, मैं आपको बताऊं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री सिनेमा की। ये कि सिनेमा जो है ना, सिनेमा की हिस्ट्री वो ये है कि पहल और इससे पहले जाएं तो वो जो बांड जिसको कहते हैं ना, बांड, वो गली मोहल्लों में वो करते थे नाटक, खेल तमाशे नाटक करते थे। फिर ये गली मोहल्लों से उठ के ये स्टेज पे आए ये नाटक। फिर ये नाटक चलते रहे तो फिर खामोश फिल्में बनना शुरू हुई, खामोश फिल्में। तो फिर वही जिन पे नाटक चलते थे ना, जिन ड्रामा हॉल्स में, उनमें खामोश फिल्में चलना शुरू हुई। और उसके बाद वो टाकीज़ आया, टाकीज़ यानी बोलने वाली फिल्में आई। तो फिर वही उन सिनेमाओं का नाम के आगे टाकीज़ रखा गया कि भाई अब इस सिनेमा में बोलने वाली फिल्में चलेंगी। अच्छा, इस हवाले से भी अगर हम देखें, लियारी बड़ा जो है ना इस हवाले से बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग थे। यहाँ पर थिएटर जो है ना वो 1930 से ही जो है ना वो, हाँ, यहाँ थिएटर ड्रामा स्टेज होते थे इन थिएटरों में। फिर जब वो थिएटर सिनेमा में कन्वर्ट हुए तो भी, और फिर जो है ना इनमें पूरी इंतज़ामिया इनकी बलोचों की होती थी सिनेमाओं के अंदर। बड़ी कामयाबी से नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी कामयाबी से, बड़ा ये एक झंझट है सिनेमा को चलाना, 3 शो दिन में। तो बड़ी खूबसूरती से वो नज़्म व ज़ब्त को कायम रखते थे। और सिनेमा बीनों की जो हड़बोंग होती थी उसको काबू रखना भी बड़ा एक मसला था उस वक्तों में। तो बड़ा अच्छा, आप कभी लाइनों में लगे, कभी धक्के वक्के खाए? बिल्कुल, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वाहिद और ख़ूबसूरत तफरीह ये सिनेमा बीनी थी। मैं जब भी किसी का इंटरव्यू करता हूँ मुझे बड़ा वो कहते हैं हम घंटों लाइनों में लगते थे और ज़ोर आवर, और सबसे तेज़ जो दोस्त होता था 4-5 दोस्त, उसको आगे के भी जाओ यार तुम टिकट निकालो ये। और फिर अगर टिकट बाज़ औक़ात ये होता है ना कि ब्लैक होती थी, तो फिर हम ब्लैक से भी टिकट ख़रीदते थे क्योंकि वो फिल्म देखनी है, तो ब्लैक से टिकट ख़रीदते थे। ये भी बड़ा एक खूबसूरत दौर था। अच्छा, ये जब सिनेमा का जिक्र आता है, अभी आपने बलोचों का जिक्र किया, और यहाँ पर फिर जो है कम्युनिटीज़ की जो फिल्म थी ना, जो कम्युनिटीज़ जैसे सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, ये फिल्में बनना शुरू हो जाती। पंजाबी फिल्म तो बनने शुरू हुई, उसके बाद पश्तो भी शुरू हुई, सिंधी फिल्में भी बनने लगी, लेकिन ये बलोची फिल्म नहीं बनी। वो एक स्टॉप लग गया, तातुल आ गया। वो पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद थे, डायरेक्टर, टेक्नीशियन, तमाम जो है ना वो रह गए। तो अगर वो आगे चलती गाड़ी तो मेरा ख़्याल से कि बलोची सकाफ़त को भी फ़ायदा होता कुछ ना कुछ। 40 साल ज़ाया हो गए, बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स। यूँ समझे ना कि पुल के नीचे से बड़ा पानी बह चुका और वो जो गुजरा हुआ पानी वो हाथ नहीं आएगा। बड़ा नुकसान हुआ। जी, जिक्र आपने जो है ना हम्मल मागन का किया, वाकई ये बहुत बड़ा नुकसान था। 40 साल का एक तातुल आ गया। लेकिन अभी आपको लगता नहीं है कि ये जो वश न्यूज़ है, जो अहमद इकबाल साहब है और अवैस इकबाल साहब बलोच हैं, तो ये इस काम को अभी आगे बढ़ावा देने में अहम किरदार है? तातुल जो पैदा हो गया 40 साल पहले, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये उनके भाई जो हैं वो इस काज को, बलोच सकाफ़त को ये अपने चैनल के ज़रिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो वो तातुल 40 साल का जो गैप आ गया है वो अभी फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन पुर हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाए। हाँ, तो नाज़रीन, गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है कि कहीं रुकने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जो है हमारी मजबूरी है, वक्त बहुत कम है और मजबूरी की ज़ंजीरें तो हर वक्त इंसान ने पहनी ही होती हैं। लेकिन हम फिर भी जाते जाते जो है अब्दुल गफ़ूर खत्री साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने नोट कर लिया होगा कि इनकी ज़िंदगी, इनकी बचपन
जो है वो बड़ी एक मेहनत तगोदो के साथ गुज़रा। ग्रेजुएशन तक इन्होंने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, बिज़नेस से जो है ना वो अटैच रहे। फिर बच्चों की फ़िक्र की, अपने घर वालों की फ़िक्र की, और अपने शौक़ को जो है ना उस दर्जे तक नहीं लेके गए, क्योंकि माशी जो है वो जो ज़रूरतें हैं घर की वो पूरी करनी होती हैं। और फिर अब आकर 8 साल जो है इन्होंने लगातार मेहनत के साथ इस किताब को जो है वो आपके सामने ये लेके आए। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं इनकी ज़िंदगी से मैंने ये सीखा है कि आप अगर सेंसिटिव, हसास, मुखलिस और जो है ना वो लिखाने वाले लोगों को माशी तंग दस्तियों से हटा दो, उनके ऊपर से ज़िम्मेदारियां हटा दो, तो फिर देखना कि हर महीने एक किताब आपको जो है वो मिला करेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतहाई पढ़ा, इनके अंदर बहुत नॉलेज है, और वो नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं तड़प रहा है जो है कि भी उनको इस्तेमाल किया जाए, वो सामने लाया जाए। लेकिन जो है वक्त की कमी और जो है ना और बहुत सारी चीज़ें जो इनको रोकती हैं। अब्दुल गफ़ूर खत्री साहब, आपका पहले तो जो है वो तहे दिल से हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतनी नायाब किताब में बार बार ये बात जिक्र कर रहा हूँ कि आपने हमें दी। मैं पूरे कराची वालों की तरफ से आपका जो है वो ममनून हूँ और मशकूर हूँ कि आपने जो है ना एक इल्म का ख़जाना एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। आप आए, इसका भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये इंटरव्यू के लिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप नौजवानों को कोई ऐसा पैगाम दें कि वो नौजवानों के लिए आइंदा ज़िंदगी के लिए संगे मील की हैसियत जो है वो साबित हो। नौजवानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि नौजवान जो हैं वो, मैं क्योंकि हिस्ट्री का आदमी हूँ तो मैं यही कहूँगा कि हिस्ट्री, अपनी तारीख़ को मत भूलें। आप तारीख़ को एक फजूल मजमून मत समझें। तारीख़ से जुड़े रहेंगे तो आपका मुस्तकबिल भी जो है ना वो महफूज रहेगा और आपका मुस्तकबिल भी ताबनाक रहेगा। तारीख़ से जुड़े रहना बेहतर है। और लाजिम है, सोशल मीडिया का ये दौर है तो सोशल मीडिया को भी अपनाएं आप, लेकिन सोशल मीडिया के इस चक्कर में आप सोशल लाइफ से बेगाना हो जाएंगे तो ये सोशल मीडिया आपको देगा कुछ नहीं, और आप क्या हासिल करेंगे? आप अपनों से ही दूर हो जाएंगे। आप सोशल मीडिया के थ्रू हज़ारों मील दूर बैठे हुए किसी शख्स से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोस में जो शख्स बैठा हुआ है उससे आप बेगाने हैं, तो ये सोशल मीडिया बिलाखिर आपको फ़ायदा नहीं नुकसान देगा। इस तरह बहुत खूबसूरत पैगाम है। मैं इस पैगाम को सराहूँगा और उसको दोहराऊँगा कि सोशल मीडिया अगर आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर वो कोई किसी फ़ायदे का नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया पर आप मालूमात हासिल करें, लोगों से टच रखें, लोगों से मिलें जुलें, बात करें, लेकिन अपने साथ बैठे हुए किसी भाई को भी बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके जो है ना वो जवाब में सिर्फ जो है ना वो मोबाइल की तरफ देखकर हूँ हाँ नहीं, बल्कि जो है ये गैर इखलाकी, वैसे भी गैर इखलाकी हरकत है। आप कम से कम जो है जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी तरफ देख कर तो बात करें। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो अब्दुल गफ़ूर खत्री साहब ने हमको दिया। हम जो है खत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि खत्री साहब हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें जो है ना वो वक्त दिया। और प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल अब अपने जो है वो ख़त्म हो चुका है। गुले चारों का शुमा प्रोग्राम दीस्त शुमा चारत शुमा गप तरान इश्क उता वजह अब्दुल गफ़ूर खत्री साहब है और एक गुशगां के कराची कदीम बाशिंदा सिंधी और बलोच ये दो के कौम एक कराची बाज़ कदीम तरीन बाशिंदा और पता कराची तो कच्ची तब्दीलियत वक्त गुना आबी आहाँ बयान को मना उम्मीदें माँ ए आसेर कना के शुमा ए प्रोग्राम चे बासी चीज़ें हेल कुता भी शुमारा कराची बारा यक के सरपदी उन्होंने शुमा हासिल कुता भी ज़रूर हासिल कुता भी मैं प्रोग्राम में बाद ख़त्म बू मारा इजाज़त भी दिए। बहुत शुक्रिया खत्री साहब, थैंक यू अल्लाह में।